हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफेक्ट्स ऑफ द आई स्टडी किया था कि हमारी आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने मायोपिया क्या है, मायोपिया के काजेज क्या हैं, मायोपिया का करेक्शन कैसे किया जाता है, मायोपिया के रे डायग्राम क्या है, मायोपिया की रेमेडी क्या है, इसका डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया के काजेस क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन कैसे किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया का रे डायग्राम क्या है, और इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने प्रेस बायोपिया डिस्कस किया था, प्रेस बायोपिया का रीजन डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने बाईफोकल लेंस के विषय में डिस्कस किया था। ये डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया था। आज का हमारा डिस्कशन है स्टूडेंट्स प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसके प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू एक प्लेन ग्लास स्लैब पढ़ चुके हैं, मीन्स एक प्लेन ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस मीन्स लेंस में हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे, मीन्स हम लोगों ने मिरर पढ़ा जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ा, फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस जिसमें लेंस पढ़ा। अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब एक बार फिर रिमाइंड कर दें कि वहाँ क्या होता था, कि जब हम पैरेलल ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन करते थे तो वहाँ क्या होता था, उसके विषय में एक बार हम आपको रिमाइंड करा दें। देखिए, ए बी सी डी ये कोई प्लेन ग्लास स्लैब है। ए बी सी डी ये कोई एक ग्लास स्लैब है, ये कोई एक ग्लास स्लैब है। देखिए यहाँ पर लाइट रे, ये पी क्यू जो है इंसिडेंट रे है, जो कि पहले सरफेस ए बी पर इंसिडेंट हो रही है। यहाँ पर देखिए दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, एक ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया और एक सी डी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। और ए बी और सी डी दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है? वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी और सी डी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, जो ये इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे आर एस, इंसिडेंट रे पी क्यू, इमर्जेंट रे आर एस, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। सेकंड पॉइंट हो गया, जो इंसिडेंट रे पी क्यू है ये इमर्जेंट रे आर एस के पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। थर्ड पॉइंट में क्या है, ये लाइट रे पी क्यू यहाँ एयर से ग्लास स्लैब में आ रही है। ये लाइट रे पी क्यू एयर से ग्लास स्लैब में आ रही है। अगर ये सीधे आती तो पीएक्स डायरेक्शन में निकल जाती, ये सीधे आती तो पीएक्स डायरेक्शन में निकल जाती, लेकिन ये पीएक्स डायरेक्शन में ना जाकर के ये एयर से ग्लास में आ रही है, ये एयर से ग्लास में आ रही है। तो पहली बार रिफ्रैक्शन क्यू पॉइंट पर हो रहा है। ये लाइट रे सीधे ना जाकर के ये आपके क्यू आर डायरेक्शन में नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, ये क्लॉकवाइज टर्न हो गई, ये क्लॉकवाइज बेंड हो गई। मीन्स अगर पी क्यू रे सीधे जाती तो ये पीएक्स डायरेक्शन में निकल जाती, लेकिन ये सीधे पीएक्स डायरेक्शन में ना जा करके ये आपके नॉर्मल की ओर बेंड हो गई क्यू आर डायरेक्शन में, और ये एयर से ग्लास में जा रही है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई और क्लॉकवाइज इसका डेविएशन हो गया, क्लॉकवाइज ये बेंड हो गई। अब क्या है, ये क्यू आर रे आकर के यहाँ सी डी सरफेस पर इंसिडेंट हुई। अब ये लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी, अब ग्लास से एयर में जाएगी, ग्लास से जब एयर में जाएगी तो डेंसर से रेयर में जाएगी। तो देखिए ये जो आर एस रे है, आर एस रे ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे नॉर्मल से दूर हट गई, इमर्जेंट रे नॉर्मल से दूर हट गई।
और ये देखिए इमर्जेंट रे नॉर्मल से दूर हट गई, ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुई। क्या हुई? एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुई। तो जितना एंगल ये आपकी पी क्यू रे यहाँ पर टर्न हुई थी क्लॉकवाइज, उतना ही एंगल ये आर एस यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो गई। तो अब अगर हम क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव ले लें, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस केस में कोई डेविएशन नहीं हुआ। आर एस रे किसके पैरेलल है? पी क्यू के। आर एस रे किसके पैरेलल है? पी क्यू के। तो डेविएशन कितना हो गया? 0 हो गया। मीन्स लाइट रे कोई भी एंगल डेविएट नहीं हुई। उसका रीजन ये हुआ कि ए बी और सी डी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पहली बार लाइट रे जितना आपकी क्लॉकवाइज बेंड हुई, दूसरी बार उतना एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो गई। तो नेट डेविएशन क्या हो गया? 0 हो गया। और इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गई। तीसरी बात देखिए, अगर पीएक्स जाती तो सीधे इस डायरेक्शन में जाती। इमर्जेंट रे इधर जा रही है, इमर्जेंट रे आरएस इस डायरेक्शन में जा रही है। मींस ये पहले से लेटरली शिफ्ट हो गई। देखिए इतना ये शिफ्ट हो गई, कितना? डी डिस्टेंस लेटरली शिफ्ट हो गई। तो केवल इमर्जेंट रे इनिशियल डायरेक्शन पीएक्स से लेटरली शिफ्ट हो गई डी डिस्टेंस, बाकी कोई डेविएशन नहीं हुआ, बाकी कोई डेविएशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी पैरेलल ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें एंगल ऑफ डेविएशन 0 होता है। मीन्स इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उनमें केवल नॉर्मल शिफ्टिंग हो जाती है, एंगल ऑफ डेविएशन 0 होता है। उसका रीजन ये है कि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो पहली बार लाइट जब एयर से ग्लास में जाती है तो जितना वो क्लॉकवाइज बेंड होती है, उसके बाद जब वो ग्लास से एयर में जाती है दूसरे सरफेस पर, उतना एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो जाती है। तो नेट टर्न कितना होता है? 0। मीन्स पहले लाइट रे पी क्यू थी, ये आई और ये अगर सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती। अब ये टर्न हो गई किधर? क्लॉकवाइज टर्न हो गई। मान लीजिए ये Δ1 टर्न हो गई। अब उसके बाद ये ग्लास से एयर में जा रही, तो अब ये नॉर्मल से दूर जाएगी। अब फ्रॉम द नॉर्मल ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो गई। जितना यहाँ पे क्लॉकवाइज बेंड हुई थी उतना ये एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो गई। अगर हम क्लॉकवाइज बेंडिंग को माइनस ले लें और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लें तो दोनों कैंसिल कर दे एक दूसरे को। इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गई। क्या हो गई? इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो गई। ऐसा ग्लास स्लैब में होता है। तो आपको याद रखना है कि ग्लास स्लैब में दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए इमर्जेंट रे में और इंसिडेंट रे में कोई डेविएशन नहीं होता है, केवल वो अपने शिफ्ट हो जाती है लेटरली। उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रिज्म का केस। किसका देखते हैं? अब हमारा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। आज का टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब प्रिज्म के केस में क्या होता है? प्रिज्म देखिए, अब सबसे पहले बात होता है प्रिज्म क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म ये है। ये कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। देखिए इसमें कितने सरफेस हैं? एक सरफेस ये प्लेन सरफेस है, एक 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 ये है। कितने प्लेन सरफेस हैं? 1 2 3 4 5। कितने प्लेन सरफेस हैं? 5। और कितने प्लेन सरफेस हैं? 5। और ट्रायंगुलर सरफेस कितने हैं? एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। देखिए एक ये ट्रायंगुलर सरफेस है, एक ये ट्रायंगुलर सरफेस है। तो कितने प्लेन सरफेस हैं? 1 2 3 4 5 प्लेन सरफेस है, जिसमें 2 ट्रायंगुलर हैं, एक ये और 3 जो है रेक्टेंगुलर हैं। 1 2 3 ये रेक्टेंगुलर हैं। तो अब प्रिज्म की डिफिनेशन क्या हो गई? प्रिज्म कैसा मीडियम है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कितने सरफेस से बाउंडेड होता है? 1 2 3 4 5। 5 प्लेन सरफेस से बाउंडेड होता है, जिसमें कितने ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होते हैं? ट्रायंगुलर शेप के कितने होते हैं? 1 2। तो 2 ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो गई? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। Prism is a transparent medium bounded by 5 plane surfaces. Prism is a transparent medium bounded by 5 plane surfaces having 2 triangular cross section. Having 2 triangular cross section. Yeah, having triangular cross section. Prism is a transparent medium bounded by 5 plane surfaces
हैविंग ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, हैविंग ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, ये प्रिज्म की डिफिनेशन हो गई। क्या हो गई? ये प्रिज्म की डिफिनेशन हो गई। अब आप देखिए लाइट यहाँ जब भी हम प्रिज्म ड्रा करेंगे तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। अब और ये रेक्टेंगल है, लाइट यहाँ आकर के इंसिडेंट होगी ऐसे, और यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकलेगी, यहाँ पर आकर के इंसिडेंट होगी, यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलेगी। तो इस सरफेस को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ये जो साइड है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज। ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये कहलाता है एंगल ऑफ द प्रिज्म। और ये जो सामने ट्रायंगुलर सरफेस दिख रहा है ए बी सी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। ये क्या कहलाता है? बेस ऑफ द प्रिज्म। क्या कहलाता है? बेस ऑफ द प्रिज्म। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे से एंगल पर झुके हुए हैं, पैरेलल नहीं है। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, एक ये है, ये एक दूसरे से एक्यूट एंगल पर झुके हुए हैं। तो प्रिज्म में दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से कुछ एंगल पर झुके होते हैं। देखिए ये कुछ एंगल पर, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, एक ये है, एक दूसरे से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो आइए हम देखते हैं प्रिज्म के विषय में। देखिए इधर लुक फ्रेंड, ये आपका एक प्रिज्म है, इधर देखिए ये आपका एक प्रिज्म है। प्रिज्म में देखिए इसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है। देखिए एक है आपका ए डी एफ सी, ये आपका ए डी एफ सी, ए डी एफ सी, ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया, ये रेक्टेंगुलर सरफेस हो गया। अगला देखिए ये पीछे वाला एक ट्रायंगल है, ये पीछे एक ट्रायंगल है, डी ई एफ, ये आपका डी और ई एफ, ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया। अगला देखिए ए बी सी, ये जो सामने दिख रहा ए बी सी, ये आपका प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ए बी सी ये प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ये एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाता है, ये एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। जब भी हम डायग्राम ड्रा करते हैं तो इसी ट्रायंगल का डायग्राम ड्रा करते हैं, ए बी सी का। ये हो गया ए बी सी, ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया। ये आपका बेस ऑफ द प्रिज्म हो गया। देखिए ये आपका एफ सी ई बी, एफ सी ई बी, ये आपका बेस ऑफ द प्रिज्म हो गया। ये आपका बेस ऑफ द प्रिज्म हो गया। तो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे प्रिज्म का तो यही इतना शो करेंगे, ए बी सी को शो करेंगे। देखिए ये ए बी सी को शो करेंगे, बाकी और को नहीं शो करते हैं। ये कहलाता है प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखना है। नंबर 1, जो प्रिज्म होता है इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल ना होकर के कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, वो एक एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। ये आपका सामने वाला फ्रंट सेक्शन, इसको प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये ए बी सी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और यहाँ पर ये एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। ये ए बी और ए सी इसको रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बी और ए सी को रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। ये बेस ऑफ द प्रिज्म कहलाता है, ये रिफ्रैक्टिंग एज कहलाता है, ये रिफ्रैक्टिंग एज कहलाता है। 1 2 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, 1 2 2 ये ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं। अब देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ये कोई आपकी लाइट रे, ये लाइट रे पीई आकर के इंसिडेंट हो गई, ये लाइट रे पीई इंसिडेंट हुई। पीई है इंसिडेंट रे, पीई क्या है? इंसिडेंट रे। यहाँ ये एयर से इस ए बी सरफेस पर इंसिडेंट हुई। ई पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रा किया, वो नॉर्मल यन डैश हो गया, ये नॉर्मल यन डैश हो गया। ई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये एंगल 90 डिग्री है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का ये जो एंगल है, एंगल पी ई एन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये लाइट रे पी लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही, कहाँ? एयर से ग्लास में जा रही है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड होगी, ये नॉर्मल की ओर बेंड होती। अगर ये पी सीधे जाती, देखिए तो ये
पीएच डायरेक्शन में जाती, अगर ये सीधे जाती तो पीएच डायरेक्शन में निकल जाती, ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है। लेकिन ये जब ग्लास के अंदर जाएगी तो नॉर्मल इसका है एन डैश, ये जाती तो ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। देखिए नॉर्मल की ओर इतना बेंड हो गई, ये नॉर्मल की ओर इतने एंगल बेंड हो गई, तो देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। किस कैसा? क्लॉकवाइज। इसको हम एंगल डेल्टा 1 मान ले। ये क्लॉकवाइज, ये लाइट रे क्लॉकवाइज बेंड हो गई। अब ये रिफ्रैक्टेड किधर रिफ्रैक्ट हो रही है? ईएफ डायरेक्शन में। किधर रिफ्रैक्ट हो रही है? ईएफ डायरेक्शन में। तो ईएफ क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ईएफ क्या हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ये नॉर्मल एन डैश से रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है, ये एंगल R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ईएफ रे यहाँ आकर के इंसिडेंट हो गई पॉइंट ईएफ पर। ये एसी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एसी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब ये लाइट रे अगर सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती, सीधे जाती तो इस डायरेक्शन में निकल जाती ये, लेकिन अब ये इस डायरेक्शन में ना जा करके अब ये इसका फिर रिफ्रैक्शन होगा। अब ये ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी। नॉर्मल है आपका यम डैश। क्या है? यम डैश। तो ये लाइट रे सीधे जाती तो ऐसे निकल जाती, लेकिन नॉर्मली ये है, ये नॉर्मल से दूर हटेगी। तो देखिए नॉर्मल से ये दूर हट गई। किधर बेंड हो गई? ये क्लॉकवाइज बेंड हो गई। देखिए ये क्लॉकवाइज बेंड हो गई, तो फिर ये बेंडिंग इसकी हो गई क्लॉकवाइज डेल्टा 2 बेंड हो गई। ये एंगल डेल्टा 2 है, तो ये एंगल भी आपका डेल्टा 2 हो जाएगा। ये एंगल डेल्टा 2 हो जाएगा। ये फिर क्लॉकवाइज बेंड हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज बेंड हुई थी, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज बेंड हुई थी, तो टोटल बेंडिंग जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएगी। अब ये इमर्जेंट रे हो गई। क्या हो गई? ये इमर्जेंट रे हो गई। अब लाइट रे में 2 बार बेंडिंग हुई, एक बार यहाँ पर हुई, एक बार यहाँ पर हुई। यहाँ पर भी क्लॉकवाइज हुई थी, यहाँ पर क्लॉकवाइज हुई। तो अब ये सीधे जाती तो इस डायरेक्शन में जाती। अब इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ा दो तो इमर्जेंट रे ऐसा लगेगा यहाँ से आ रही है। तो इनिशियल डायरेक्शन ये थी और फाइनल डायरेक्शन इमर्जेंट रे की ये है। इसके बीच में ये जो एंगल मार रहा है ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। किससे? डेल्टा से, सॉरी किससे? कैपिटल डी से। एंगल ऑफ डेविएशन को कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी इक्वल टू किसके हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्या? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू कैपिटल डी हो जाएगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन कैसे करेंगे? द एंगल बिटवीन द initial direction of incident ray, the angle between the direction of the incident ray and emergent ray is called angle of deviation. The angle between the direction of incident ray and the emergent ray is called angle of deviation. It is denoted by capital D. The angle between the direction of incident ray, मतलब PH, and the emergent ray is called angle of deviation. It is denoted by capital D. इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। तो अब आप राइट करिए अपनी नोटबुक में, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो ये इनिशियल जो ये इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, इसके बीच का एंगल ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। अब इस जो ये प्रिज्म है, इसकी एक स्पेशल शेप है। इसके स्पेशल देखिए, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे से इंक्लाइंड है, एक दूसरे पर झुके हुए हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ द प्रिज्म। इस स्पेशल शेप की वजह से ये रे जो एफएस है ये इमर्जेंट रे है। ये एंगल ई जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ये एफएस रे इसके पीक्यू के पैरेलल नहीं है। अब एक बात और, जब ये प्रिज्म को स्पेशल तरीके से रखेंगे तब ये ईएफ जो है वो बेस के पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन हमेशा जब भी कोई लाइट रे किसी प्रिज्म में जाती है तो बेस की ओर बेंड हो जाती है। किधर बेंड हो जाती है? बेस की ओर बेंड हो जाती है। तो जब भी कोई लाइट रे किसी प्रिज्म में एंटर करती है तो बेस की ओर बेंड हो जाती है। ये रहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। अब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ए बी और ए सी ये दोनों रिफ्रैक्टिंग एज कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये एक दूसरे के देखिए, एक दूसरे से कुछ एंगल पर झुके हुए हैं ना, ये नॉन पैरेलल सरफेस है, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है।
और पैरेलल ना होने से दोनों बार जो है लाइट रे को सेम डायरेक्शन में बेंड होना पड़ेगा, इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, जबकि ग्लास स्लैब में कोई डेविएशन नहीं था। ओके, अब कुछ नेम है। पीई कहलाती है इंसिडेंट रे। क्या कहलाती है? पीई कहलाती है इंसिडेंट रे। ईएफ कहलाती है रिफ्रैक्टिंग रे। ईएफ क्या कहलाती है? रिफ्रैक्टिंग रे। ईएफएस क्या है? इमर्जेंट रे। देखिए पीई, ये पीई है इंसिडेंट रे, ये ईएफ है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। देखिए ईएफ है रिफ्रैक्टेड रे, एफएस है इमर्जेंट रे, ये एफएस है इमर्जेंट रे। एंगल ए को बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल ए जो है एंगल ऑफ द प्रिज्म है। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ई एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो ये एंगल है इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसको ई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ डी क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल डी देखिए ये एंगल है, ये इनिशियल डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, ये इमर्जेंट रे की डायरेक्शन है। दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम के इक्वल हो जाएगा। तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। पीएच क्या है? इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे है, ये इनिशियल डायरेक्शन है। जीएस क्या है? डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे है। देखिए जीएस क्या है? इमर्जेंट रे की डायरेक्शन है। तो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। A prism is a transparent medium bounded by 5 plane surfaces with a triangular cross section. प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो 5 प्लेन सरफेस से बाउंडेड होता है, जिसमें एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है? एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये आपका रहा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब एक बात और, यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है, मैं आपको राइट कर दूं। एंगल ऑफ डेविएशन होता है d इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। एंगल ऑफ डेविएशन होता है d इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ए जो है प्रिज्म एंगल है। एक और फॉर्मूला होता है, उसको हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते हैं। जब ये ईएफ रे बेस के पैरेलल होती है तो ये R1 R2 दोनों एंगल सेम होते हैं। R1 R2 दोनों एंगल सेम हो जाते हैं। जब ये ईएफ जो है पैरेलल किसके हो जाती है? बेस के। उस केस में ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम होता है। तो मिनिमम डेविएशन एंगल होता है डी मिनिमम, वो आपका होता है n-1 इंटू ए। क्या? n-1 इंटू ए। मिनिमम डेविएशन जो है n-1 इंटू ए होता है। n क्या है? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका? प्रिज्म का। और ए क्या है? एंगल ऑफ द प्रिज्म है। तो डेविएशन जो है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। किस पर? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है और एंगल ऑफ द प्रिज्म पर डिपेंड करता है। अब हर एक कलर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो हर एक कलर का एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा। विबग्योर है 7 कलर, तो सब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग होता है, तो सबका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ से अगर हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उसके 7 कलर्स यहाँ अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ पर जो हमें निकलेगा वहाँ 7 कलर्स दिखेंगे। इससे डिस्पर्जन हम बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ द प्रिज्म पर, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिपेंड करता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर, एंगल ऑफ द प्रिज्म पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ये रहा आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब हम देखेंगे डिस्पर्जन क्या होता है और किसी ग्लास प्रिज्म से जब लाइट गुजरती है तो उसमें डिस्पर्जन कैसा होता है। तो आपने रेनबो देखा होगा, वो डिस्पर्जन का एग्जाम्पल है। तो अब हम देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। ओके।